हेलो बच्चों, वतन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा की दृष्टि से इंटरमीडिएट के आज द्वितीय भाग में उन परीक्षार्थियों के लिए जो हमारे साहित्य हिंदी के छात्र हैं, उनका भाग 2 और खा खंड। क्योंकि का खंड हमारे दोनों ही विद्यार्थियों का समान प्रश्न तो नहीं आएंगे, लेकिन उनका जो पैटर्न है हल करने का वह एक समान है। खा खंड दोनों में अलग अलग है, सामान्य बच्चों का अलग है और साहित्यिक बच्चों का अलग है। आज यहाँ पर जो हिंदी या आर्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं बच्चे, अर्थात साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे हैं, उनकी चर्चा करते हैं। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 से और 14 तक ये आपका खा खंड होगा और इस खा खंड में ये आपका जैसे का खंड 50 अंक का होता है, यह भी आपका 50 अंक का होगा। अर्थात आज का ये वीडियो, ये 50 अंक आपको कैसे अर्जित करने हैं, किस प्रकार से एक एक प्रश्न पर ध्यान देना है, ये 50 अंक आपके टोटल मार्जिन को कैसे बढ़ाएंगे, बच्चों इस बात को आप समझ पाएंगे। हर प्रश्न कितने अंक का निर्धारित किया गया है और कितने अंक आपको मिल सकते हैं, एक एक छोटे छोटे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वे बच्चे जो हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने पर ही आप समझ सकते हैं कि ये 50 अंक जिसके लिए हम आप संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कैसे अपने आप अर्जित किया जा सकता है। बच्चों, ये 8 से 14 तक में जो 50 अंक हमारे हैं, पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का है कि गद्यावतरण का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ध्यान रखना मेरी बात को। और इसके जो अंक निर्धारित हैं वह हैं 2 + 5 अर्थात 7, 2 अंक और 5 अंक, ये अलग अलग निर्धारित है। हमारे स्टेप मार्किंग होती है, जब हम लोग कॉपी का मूल्यांकन करने जाते हैं तो वहां पर स्टेप मार्किंग होती है, बच्चे ने इस स्टेप में कितना किया है। और आप एक बात जानिएगा कि नंबर पूरे के पूरे कटते नहीं है, नंबर पार्ट में कटते हैं, इसीलिए आपको अधिक नंबर मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई अनुच्छेद दिया गया गद्य का, हम मान लेते हैं कि वो संस्कृत भाषा या महत्वम का लिखा गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ संकेत डाल करके और संकेत का पहला अक्षर, फिर डॉट 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 डॉट, फिर अंतिम 2 अक्षर और लगा देंगे पूर्ण विराम। संकेत लिखना आवश्यक होता है। अगर आप संकेत लिखते हैं तो इससे लगता है कि बच्चों को पता है कि हमें कैसे इस प्रश्न को हल करना है। दूसरा, संदर्भ की बात की जा रही है। संदर्भ हमने आपकी सुगमता के लिए ब्लैक बोर्ड पर अंकित कर दिया है। देखें, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और इसमें कॉमा में भी डाल सकते हैं, में संकलित संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संस्कृत भाषा या महत्वम, ये आपका पाठ का नाम है, संस्कृत भाषा या महत्वम। अब इसमें देखना है हमारा हलंत, विसर्ग, इनमें कोई त्रुटि ना होने पाए। अगर कोई त्रुटि नहीं होती है तो निश्चित रूप से फिर हमें पूरे के पूरे अंक प्राप्त होते हैं। पाठ से अवतरित है, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। हाँ, हमारा पाठ बदलेगा लेकिन हमारा यहाँ जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी है और ये जो हमारा तीसरा भाग है, पहला भाग गद्य का भाग हो गया, दूसरा पद्य का है और तीसरा होता है संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत। बच्चों, इसके बाद फिर आपको करना है हिंदी में अनुवाद। हिंदी अनुवाद पूछ रहा है वो, तो हिंदी अनुवाद जो भी आप समझ रहे हैं, जो भी अच्छा सा समझ आप लिख सकते हैं उसे लिखिए। और अगर नीचे उसके नीचे कुछ शब्दों के आप वहाँ पे अन्वय कर सकते हैं या अर्थ लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, वहाँ पर कोई संधि विच्छेद कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। 8 खा में हम देखते हैं बच्चों की 8 खा यह गद्यांश पर होता है, यह पद्यांश या श्लोक पे रहेगा आधारित, और इसमें भी ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। हम मान लेते हैं कि हमारा इसमें एक पाठ है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सुभाषित रत्नानी। अब सुभाषित रत्नानी से अगर कोई श्लोक दिया गया तो उस श्लोक में सबसे पहले क्या करेंगे, हमने संकेत कर दिया,
अब सुभाषित रत्नान का जो भी श्लोक आ रहा है फिर संदर्भ हो जाएगा, संदर्भ जहां गद्यांश है वहां श्लोक हो जाएगा। हमारा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत सुभाषित रत्नानी, पाठ का नाम बदल जाएगा, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से यहाँ पर अवतरित है। अब अगला हो गया आपका इसके बाद हो जाएगा आपका संदर्भ के बाद हिंदी अनुवाद, और वो आप कर सकते हो क्योंकि ये भी आपके 7 अंक निर्धारित है। तो ये बच्चों यहाँ 7 अंक आपको ये पूरे मिल सकते हैं और 7 अंक पूरे आपको ये प्राप्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 में केवल एक ही पार्ट होता है और वो आएगा पठित पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय 2 प्रश्न आएंगे और उनका उत्तर आपको संस्कृत में देना है। वो गद्य के भी हो सकते हैं और पद्य के भी हो सकते हैं। यहाँ पर 4 या 5 प्रश्न दिए रहेंगे बच्चों और वहां पर आपको 2 प्रश्न करने हैं। अधिकतर पुस्तकों में हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वह उसके पीछे आपके संस्कृत के प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आप एक बात जरूर मेरी ध्यान रखिएगा कि अपने पाठों को आप एक बार लिख लीजिए, लिख करके उसमें हलंत विसर्ग इनको चेक कर लीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि की संभावना ना रहे। यहाँ पर 2 प्रश्न आपके 2 धन 2 बराबर 4 अंक के होते हैं और चारों के चारों अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का है और 10 का में ये रस आएगा। अब मेरा सवाल ये है कि 10 का जो रस आएगा, रस यहाँ 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो संभव है कि आपसे किसी रस को दे करके उसकी परिभाषा उदाहरण और पूछ लिया जाए, लेकिन इसमें फिर हम आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ पे 2 + 2 + 2 कुल मिलाकर के आपके ये 6 अंक हो जाते हैं। 6 अंक हो जाते हैं। रस आपके 2 अंक के हैं, अलंकार 2 अंक का है, छंद 2 अंक का है। तो मेरे विचार से अगर आप श्रृंगार को तैयार कर लीजिए, वीर को तैयार कर लीजिए, करुण और शांत, इनमें से आपको मेरा विचार है कि आपको पूरे के पूरे जो रस में जो दोनों पूछे जाएंगे, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे, उसमें एक तो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है, और या मान लीजिए पूछा जा रहा है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, अस्थाई भाव क्या है। तो 2 प्रकार से हो गया। आप जानते हो श्रृंगार का रति होता है। तो प्रश्न उठता है कि आप या तो इन रसों का स्थायी भाव, उनके उदाहरण स्पष्टीकरण याद कर लें ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अलंकार में भी देखें, अलंकार मेरे विचार से आर्ट ग्रुप के लिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान, अगर ये 4 अलंकार आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में कोई सुविधा नहीं होगी। अब इसके बाद भी चूंकि हमारे संभावित प्रश्न का खंड दिया गया है और इस संभावित प्रश्न में जितने भी हमने दिया है, इसके पहले भी बच्चों संभावित प्रश्नों का एक हमने का खंड दिया था। इस प्रकार से मैंने हाई स्कूल में भी दिया है। ये जो संभावित प्रश्न हमने दिए हैं, आप मान के चलो कि इनमें से आपको बोर्ड के एग्जाम में निश्चित रूप से मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और आपको भी विश्वास करना चाहिए। अलंकार देखते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान, इनके उदाहरण स्पष्टीकरण आप याद कर ले। अगर आपको लगता है कि और याद कर सकते हैं तो आप अनन्वय क्या कर सकते हैं या प्रतीप कर सकते हैं। हमारे जो रस छंद अलंकार के वीडियो पड़े हुए हैं, इनको एक बार देखिए, वहां से आप नोटबुक को फिर कंप्लीट करिए ताकि ये जो रस छंद अलंकार आपके आ रही, वो चाहे छंद है, छंद में दोहा, सोठा, रोला और कुंडलिया। अब आप शिखरणी भी देख सकते हैं, शिखरणी भी याद कर सकते हैं, क्योंकि शिखरणी भी कई बार बच्चों आया है। तो यहाँ पर इनमें से, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं चलेगा। हम आपको यहाँ पर अगर आप इतना कर रहे हैं तो निश्चित मानकर चलें कि आप 90+ करने की स्थिति में हिंदी में आ जाएंगे। आप 90+ कर सकते हैं लेकिन 90+ करने के लिए आपको एक से छोटे छोटे क्वेश्चन पर विचार करना पड़ेगा। छंद तो ये जो है रस हो, चाहे अलंकार हो या छंद हो, इनके 3 वीडियोस में पड़े हुए हैं कई पार्ट में। इनको अगर आप देख करके और अपना नोटबुक कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे विचार से आपको कोई असुविधा नहीं होगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखें। और निबंध, निबंध क्या है? नी अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, बंध बंधा हुआ, जो विचारों की सुगठित परंपरा में की कसौटी पर कसा हुआ हो, वह आपका कहलाता है निबंध। और निबंध के, अब चूंकि निबंध कई प्रकार के आते हैं आपके लेकिन यहाँ एक प्रकार की हम बात कर रहे हैं कि अगर आप इतना भी तैयार करेंगे तो निबंध, चूंकि आप समझिए 2 + 7 = 9, यानी 2 धन 7 बराबर 9 अंक
9 अंक का मतलब होता है कि आपके, और निबंध हम लिखते कब हैं? पहली बार एग्जाम में। निबंध को करना क्या है, यहाँ पर आपको हेडिंग तैयार करनी है। निबंध में जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको आपको लर्न करना है, जितने भी कोटेशन हैं उनको आपको कलेक्ट करना है, इकट्ठे करना है। और जो भी आपको समय मिल रहा है, अच्छी बात है कि आपको बोर्ड परीक्षाओं के लिए पर्याप्त तो समय भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है, तो एक एक निबंध को आप तैयार करिए। आप 3 निबंध तैयार करिए, मेरे विचार से आपको एक निबंध निश्चित मिलेगा। आपको एक ही निबंध करना है, बहुत सारे निबंध नहीं करने। देखें, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब इसको हम कई रूपों में कर सकते हैं कि विज्ञान के बढ़ते कदम, विज्ञान वरदान है, अभिशाप है, विज्ञान के किस रूप में। बच्चों, यहाँ पर आप पहले रूपरेखा डालेंगे, फिर आप डालेंगे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना में क्या लिखना है? विज्ञान की आज जो स्थिति है, हम विज्ञान के सहारे कहाँ से कहाँ पहुंच रहे। मानव का जब प्रादुर्भाव हुआ था उस समय से लेकर के, अगर विज्ञान हमारे साथ नहीं होता तो हम आज भी वहीं पर खड़े होते। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, आज आप देख रहे हो इतना हाईटेक हमारा हर व्यवस्था होती चली जा रही है, तो उसके कारण क्या है? उसमें है कि हमने विज्ञान में, अपनी शिक्षा में, अपने यातायात में उत्तरोत्तर प्रगति की है। प्रस्तावना के बाद विज्ञान वरदान के रूप में क्यों है? आज जो कुछ भी मिल रहा है हमें, वो विज्ञान की देन है। विज्ञान के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो विज्ञान को क्यों ना हम ये स्वीकार करें कि विज्ञान हमारे लिए एक वरदान के रूप में हमारे लिए साबित हो रही है। अब इसके चलते हम भेद करते हैं, वरदान के रूप में क्यों है। पहला हो गया संचार के क्षेत्र में। आज यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उसका कारण है, आज जितना भी संचार, दूरसंचार की व्यवस्था है, रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ है, उसमें अगर इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं होती तो संचार के अभाव में हम आप तक नहीं पहुंच पाते और आप घर बैठे इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से ज्ञानार्जन नहीं कर सकते थे। यातायात एवं परिवहन के क्षेत्र में आप देख रहे थे कि जैसे आपको जहां की यात्रा करने में 3 घंटे लग रहे थे, 4 घंटे लग रहे थे, वहां आपको अब 10 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे में आप यात्रा पूरी कर लेते हैं। कहने का मेरा आशय हो गया कि हम निरंतर, चाहे वो यातायात हो या परिवहन हो, उत्तरोत्तर हम प्रगति की ओर उन्मुख है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप ज्वलंत उदाहरण देखिए कोविड-19 का। अगर हम कोविड-19 को इस प्रकार से रोकथाम करने में सक्षम नहीं हो पाते, यदि हम चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धता या विज्ञान के प्रति इतने सजग नहीं होते, विज्ञान में इतनी हमारी उपलब्धियां नहीं होती। बच्चों, यहाँ आवश्यकता होती है कि विज्ञान हमारे अंदर की तमाम कमियों को दूर करके और हमें एक नई दिशा की ओर उन्मुख कर रही है। कृषि के क्षेत्र में भारत कृषि प्रधान है। अब कृषि प्रधान होने के साथ साथ भारत को एक विकसित राष्ट्र के साथ साथ हम ये एक विकसित राष्ट्र भी बनना है। विकासशील तो है, वो विकास की स्थिति में निरंतर प्रगति भी कर रहा है। तो कृषि हमारी जो पहले बैलों से, हलों से की जा रही थी, आज आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। उद्योगों के क्षेत्र में प्रारंभ में जब उद्योग स्थापित किए गए थे तब इस प्रकार की स्थितियां नहीं थी, लेकिन आज हम उद्योगों में हमने अच्छी प्रगति हासिल कर ली है। दैनिक जीवन में देखें, आज आप देख रहे हो कि पंखा चल रहा है, टीवी चल रही है, हीटर चल रहा है, कूलर चल रहा है, गीजर चल रहा है। कहने का मेरा आशय हो गया कि सब कुछ दैनिक जीवन में हम, अब तो यहाँ तक हो गया कि रोबोट पर आधारित होने वाले हैं। तो कहने का आशय हो गया कि उत्तरोत्तर हम दैनिक जीवन में विज्ञान पर ही आश्रित होते चले जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, जहाँ पर इतने सारे लाभ होते हैं वहाँ पर विज्ञान के से विभिन्न प्रकार की हानियाँ भी होती हैं। अगर ये हानियाँ ना हो तो फिर हम ये मान सकते हैं कि नहीं, विज्ञान हमें केवल लाभ ही प्रदान करता है। विज्ञान के माध्यम से हमें देखना है कि हम किन हानियों की तरफ जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं घट रही हैं। हम बाइक से चल रहे हैं, हम हवाई जहाज से चल रहे हैं, हम बस से चल रहे हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के एक्सीडेंटों के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि हमारे जीवन में इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि हमारी जन और धन की हानि होती है। बच्चों, इसके बाद आता है उपसंहार। उपसंहार को हम बता सकते हैं कि विज्ञान जहाँ हमारे लिए लाभदायी है, वहीं विज्ञान के साथ साथ प्रगति तो आवश्यक है, लेकिन प्रगति के माध्यम से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में हम निरंतर प्रगति करते हुए अपने को संबल प्रदान करते हैं और हम विज्ञान पर आश्रित होकर के एक नई धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। बच्चों, दूसरे निबंध में
हम देख रहे हैं कि पर्यावरण की समस्या और समाधान, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, जहाँ पर कि आज के युग में देखा जाए तो पर्यावरण के प्रति लोगों की सजगता को प्रदर्शित करता है। पर्यावरण हमारा कैसा हो, पर्यावरण के प्रति तो पहले करना क्या पड़ेगा, रूपरेखा हो गई आपकी, और रूपरेखा डाल करके प्रस्तावना, फिर इस पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है, पर्यावरण की क्या समस्याएं हैं, पर्यावरण को कैसे प्रदूषित किया जा रहा, तो प्रदूषण का अर्थ क्या हुआ, फिर प्रदूषण के प्रकार क्या हो सकते हैं। प्रकार में अगर हम संभावित प्रदूषण की बात करें तो पहला हमारा हो जाता है वायु प्रदूषण। हम देख रहे हैं कि आज की जो वायु का जो लेवल है वो कितना प्रदूषित हो गया है कि हमें सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही है। तमाम बोर्डों के द्वारा, तमाम संगठनों के द्वारा वायु प्रदूषण पर निरंतर चिंता व्यक्त की जाती है। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण ये बड़ी गंभीर समस्या है। हम दूषित पानी पीकर बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले भी जल प्रदूषण में भारत सरकार ने 1974 में 1974 में एक संस्थान का गठन किया, जल प्रदूषण निवारण एवं अधिनियम को, और वो लेकर के आए और ये लागू किया गया 1974 में। अब भारत सरकार के द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आपका 1974 में लागू किया गया, ताकि जल से संदर्भ में किसी प्रकार कोई असुविधा ना हो। रेडियोधर्मी प्रदूषण, आज आप देख रहे हैं कि तमाम ऐसी स्थितियां हैं जहां पर इस बात को समझना है कि ओस की बूंदे के साथ अम्ल की वर्षा हो रही है। अम्ल की वर्षा हो रही है, क्यों हो रही है? उसका एक कारण प्रमुख होता है कि हमारे रेडियो जो धर्मी पदार्थ है उनकी संख्या वातावरण में निरंतर बढ़ रही है। जब भी कोई विस्फोट होता है तो ये ऊपर निकल जाते हैं और वहाँ जब भी उसकी बूंदें आती हैं तो उनके साथ साथ अम्लीय वर्षा करते रहते हैं। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को देखें तो हमारा जो 40 डेसिबल होता है, मानक ध्वनि का मात्रक डेसिबल है, 40 डेसिबल से ज़्यादा जब ध्वनि होती है तो वो कानों के लिए प्रिय नहीं होती है। फिर भी आज आप देख रहे हो कि इतनी ज़्यादा ध्वनि हो रही है कि हमारे यहाँ जो आने वाले लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है। रासायनिक प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे किया जाए और हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और अंत में दिया गया उपसंहार के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम इस पर्यावरण को बचाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, ताकि जो अनेक प्रकार के बोर्ड है, अनेक प्रकार के जो गठन किए गए हैं, जो भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है, उसको हम कैसे सार्थक बनाएं। बच्चों, ये दो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये ऐसे प्रश्न हैं जहां पर कि हम अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जरा विचार करिए आप। पहला हमारा 12 का है और ये इसमें संधि विच्छेद आते हैं। संधि विच्छेद मुख्य रूप से ये 3 प्रश्न होते हैं और तीनों जातक बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो पहला हमारा प्रयास रहे कि अगर स्वर संधि से आ रहा तो आपका अयादि संधि आता है, ध्यान में रखेंगे, अयादि संधि। एक उदाहरण आपको निश्चित मिलेगा, गायिका, नाविका, ये सब अयादि संधि के उदाहरण हैं। दूसरा, एक आप ले सकते हैं व्यंजन से और एक ले सकते हैं आप विसर्ग से। विसर्ग से, जैसे आपसे कहा गया हरिचंदा, तो आपका विसर्ग संधि है ये, और वहां पर हरिचंदा में जो रहेगा वहां पर आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, केवल एक विकल्प लिखना है। तो आपको स्वर संधि से देखना है, यहाँ पर गुण है कि यण है कि अयादि है, लेकिन अयादि से ज्यादा पूछे जाते हैं, कोई ना कोई उदाहरण अयादि का रहेगा। इधर व्यंजन संधि हो जाती है और विसर्ग संधि। बच्चों 3 प्रश्न आते हैं, हमारी विचार से अगर इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरा खा खंड होता है हमारा समास का। समास में आप कर्मधारय, द्विगु और अव्ययी भाव, 1 मिनट में देखें आप, इसको समझ में आ जाएगा। कर्मधारय में पहला पद आपका विशेषण होता है। क्या होता है? पहला पद विशेषण, और दूसरा पद आपका विशेष से होता है, विशेष से होता है। जैसे कहा गया पीतांबर, अब आपका हो गया पीतांबर, तो अंबर कैसा है? पीत है। नीलकमल, नीलकमल, नील कमल,
कमल कैसा है? नीला है। नील गाय, गाय कैसी है? नीली है। तो बच्चों अधिकतर आपको जो पहला पद मिलेगा वह आपका कर्म विशेषण मिलेगा, और विशेषण है तो आप आंख बंद करके उसमें कर्मधारय में आप टिक कर सकते हो। दूसरा द्विगु समास संख्यावाचक रहेगा। अष्टकोण हो गया, 8 अष्टकोण। अष्टकोण में कौन सा समास है? आप देख रहे हो, चौराहा हो गया, चौराहा। 4 रास्ते, विग्रह करना है तो भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वहां पर विग्रह नहीं करना, केवल बहुविकल्प में दिए गए हैं तो भी कर सकते हैं। तीसरा अव्ययी भाव, पहला पद आपका अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है इसको आप तोड़ नहीं सकते हो, जैसे खंड खंड नहीं कर सकते, जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलते। तो बच्चों इस प्रकार से ये समास है, और इनमें आपको यहाँ पर 2 अंक प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप ये चाहेंगे तो ये बिना किसी असुविधा के आपको पूरे के पूरे अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप का जो 90 का टारगेट है उसे आप स्पर्श कर सके। अगले प्रश्न में देखते हैं हम, तो यहाँ पे आता है 13 नंबर, और 13 में यहाँ पर धातु रूप है। धातु रूप में यहाँ पर धातु किस धातु का है, फिर आपका किस वचन का है, किस लकार का है, या तो कभी कभी वो कोई शब्द दे देते हैं और पूछते हैं कि आप इसमें लकार वचन आदि बताइए, और या कभी कभी पूछते हैं कि आप जो है यहाँ पे आप निकालिए कि इस वचन का इस रूप का यहाँ पे दीजिए। तो मेरे विचार से अगर आप क्री धातु है, अगर क्री धातु को या चूड़ धातु को या इनको तैयार कर लें तो कोई असुविधा नहीं होगी। अगर आप याद करते हैं थोड़ा सा भी आप पढ़ रहे हैं तो मेरे विचार से इसमें आपको पूरे के पूरे जो 2 मार्क्स हैं वो मिल सकते हैं। चूंकि यहाँ पर शब्द रूप में है, शब्द रूप में आप आत्मा को देख सकते हैं, नाम के देख सकते हैं, राजन के देख सकते हैं। बच्चों ये अधिकतर आते रहते हैं, और ये वाक्य में ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला होता है प्रत्यय। ये सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। प्रत्यय को देखने के लिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यय ये आपके बहुविकल्पी में आ रहे हैं। उसमें शब्द दिया जाएगा और यह जुड़ा रहेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय छांट के आपको लिखना होता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे आपका हो जाता है गृहीत्वा। अब बच्चों देखिए, आप शब्द हो गया हमारा गृहीत्वा। अब गृहीत्वा में आपको प्रत्यय निकालना रहेगा कि गृहीत्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो छोटा सा एक आपको हम फार्मूला दे रहे हैं कि जहाँ यहाँ पे आपका ये मुख्य शब्द तो हो गया गृह, और कत्वा होता है कत्वा। ये जितने भी होते हैं अगर पीछे ता और वा लगा हुआ है तो आप अधिकतर देखोगे कि उन शब्दों में आप कत्वा प्रत्यय कर सकते हैं, जैसे गृहीत्वा हो गया, लब्ध्वा हो गया, पीत्वा हो गया। अब पीत्वा में भी यही है, पीत्वा लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है। चूंकि ये छाटना पड़ेगा तभी आप निकाल सकते हो कि किस प्रकार से इसको हम समझ लें। और इसी तरह से एक और होता है, जैसे कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो प्रत्यय होता है वो अनियर होता है। क्या हो जाता है? अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय ज्यादा कैसे होता है, कैसे छाटेंगे? आपके यहाँ पर अनियर प्रत्यय है, जैसे आपका हो गया दातव्य, शब्द हो गया दातव्य, दातव्य। अब दातव्य में देखें जरा आप कि दातव्य तो हो गया, लेकिन दातव्य में चूंकि यहाँ पर ये जब आप प्रत्यय निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा दानीय, और दानी में जब बाद में जाएंगे आप प्रत्यय में तो प्रत्यय यहाँ हो जाएगा आपका अनियर। क्या हो जाएगा? अनियर प्रत्यय। इस जैसे आपका हो गया भवनीय, करणीय, पानीय, दानीय। तो ये जो दानीय हो गया है, इसलिए यहाँ पर जितने भी शब्द आएंगे वहां पर अनियर प्रत्यय होता है। बच्चों इस प्रकार से आप निकाल सकते हो कि जैसे आप कैसे है, जैसे आपने बुद्धिमती लिखा है तो वहां पर आपका ये मतुप प्रत्यय होता है, मतुप।
मतु प्रत्यय होता है। तो मतु प्रत्यय का मतलब ही होता है कि जैसे आपका हो गया बुद्धिमान, श्रीमान, धनवान, इनमें जितने भी शब्द होते हैं ये वान लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मतु प्रत्यय हो जाएगा और आप 2 अंक यहाँ पर सुगमता से हासिल कर सकते हैं। अगला देखें, आपका लिखा हुआ है कि रेखांकित में कैसे इसको रेखांकित पदों में कैसे विभक्ति छाटेंगे। तो यहाँ पर भी आपको स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति, नमः, वसत, अलम, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होता है। अगर ये लिखा हुआ है चतुर्थी रहेगा। और पंचमी विभक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एक वस्तु ध्रुवम, इसका सूत्र होता है कि ध्रुवम पाए अपादानम, अर्थात एक वस्तु आपकी स्थिर रहेगी और दूसरी रहेगी वहां से अलग होगी, तो यहाँ पर आपका पंचमी विभक्ति हो सकता है। बच्चों इसको फिर से एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। और जो 14 नंबर क्वेश्चन होता है इसमें संस्कृत के 2 अनुवाद आते हैं जो 2 धन 2 बराबर 4 अंक के होते हैं। तो कुल 50 अंक का ये पेपर है, आप इनको तैयार करिए। जहाँ कहीं असुविधा हो हमें आप अवश्य सूचित करें, हम आपके साथ हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये 50 अंक आप अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद है।